का मान लीजिए कार्यकाल, 40 साल में बीजेपी को इतना समर्थन क्यों मिल रहा है? आज आप हिंदुस्तान के नक्शे को देखिए, भगवा आधे से ज्यादा पर नजर आएगा। तो अगर सारे राज्य के लोग तो इतने बेवकूफ नहीं है कि वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, और इतने बड़े संख्या में फर्जीवाड़ा भी नहीं हो सकता। पंकज सर, इतनी बड़ी संख्या में तो नहीं हो सकता ना फर्जीवाड़ा। ये तो सीधी सी बात आप समझ रहे हैं। तो मतलब अगर देश की जनता बदल रही है तो उसके पीछे की कोई तो वजह नहीं होगी सर, कोई एजेंडा ही नहीं है राहुल गांधी के पास। और अगर मैं ये बोल रहा हूं कि अगर कांग्रेस इस तरीके से खुश है कि बिहार में हमारी 6 सीटें आ गई हैं, बहुत बड़ा काम हमने कर दिया, तो ये तो कांग्रेस के लिए एक तरीके से बहुत बेकार बात है। कांग्रेस अपनी कोई एजेंडा सेट ही नहीं कर पा रहे, कोई उनका काम बात है ही नहीं जिसको लेकर वो लोगों के बीच में जाए। बस वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। लोग ये नहीं सुनना चाहते हैं आज के वक्त में कि वोट चोरी हो रही है, नहीं। लोग ये सुनना चाहते हैं कि आप क्या काम करना चाहते हैं, आपकी मंशा क्या है, एजेंडा क्या है, वो बता ही नहीं पा रहे राहुल गांधी। देखिए, वो एजेंडा ही नहीं है, वो तो कुछ ना कुछ तो बोलना है ना। हाँ। और एक बात आपने कही ना कि पहले कांग्रेस हुआ करती थी, आज भाजपा है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के वोटर होंगे जो उनका लूर लक्षण देख के आज बीजेपी को दे रहे हैं। अभी हाल ही में अभी रिपोर्ट तो आई थी, 12 से 14 पार्षद छोड़कर कांग्रेस चले गए बीजेपी में, दिखा दिया आईना। नहीं, देखिए, थोड़ा बहुत बेईमानी चलती है, लेकिन अगर कह देंगे कि मेरा सारा बूथ एजेंट बेईमान ही निकल गया क्योंकि हर बूथ पे बैठा हुआ है, आज के दौर में तो नहीं पॉसिबल है। अरे संभव ही नहीं है मैडम। कोई ना कोई जनता में से खड़ा होकर हल्ला हंगामा करना शुरू कर देगा। अगर जैसे राउत कह रहे हैं कि ईवीएम पे डाल रहे थे मशाल को, जो कि उबाठा का है, मशाल डाल रहे थे, जल रहा था कमल। आपको लगता है वो जनता चुपचाप देख के चला आएगा, चुपचाप घर बैठ जाएगा? और उसका पोलिंग एजेंट जो शिवसेना का दौर है, वहीं पर वीडियो बनाने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। और शिवसेना का पोलिंग एजेंट उसी पार्टी का वहां बैठा हुआ है, वो बैठ के वहां मुड़ी फांक रहा था क्या? मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग में नहीं। ये कहेंगे कि ईवीएम को पहले से बदल दिया गया, तो जहां से वोट होता है वो सबके सामने सील किया जाता है, सबके सामने वहां से ले जाया जाता है, सबके सामने स्ट्रांग रूम में रखा जाता है, वहां पे मौजूद रहते हैं, वहां पे मौजूद रहते हैं, रात भर पहरा चलता है, सबके सामने ले आता है, सबको दिखा के तब खोला जाता है। क्या बात कर रहे हैं आप? पंकज जी, एक चीज ये भी बताइए, राहुल गांधी रोने लग गए नतीजे देखकर, संजय राउत चिल्ला रहे हैं, उद्धव ठाकरे को क्या हो गया? सीआई वाले मुद्दे पर कल शाम बोले, अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। उद्धव ठाकरे तो चुप हो गए बिल्कुल नतीजे देखकर। अब उद्धव ठाकरे बेचारे क्या करेंगे? उद्धव ठाकरे को नुकसान कर दिया उनके छोटे भाई राज ठाकरे ने। बेचारे ऐसे कुछ सीट ले आते, ये अपने तो जीरो था, इनके साथ गठबंधन कर लिया। रोज एक बयान देखिए, आज साउथ इंडियन को मारेंगे, आज नॉर्थ इंडियन को मारेंगे, फिर गुजराती को मारेंगे, मारवाड़ी को मारेंगे, सब एक एक करके उनसे अलग होते चले गए। उद्धव ठाकरे ने बोला भाई मेरा नहीं पा रहे, लेकिन परिवार में तो पा लिए, परिवार तो एकजुट कर ही लिए। तो परिवार एकजुट हो गया, बढ़िया बात है, दोनों परिवार एकजुट हो, लेकिन नुकसान कर दिया। उद्धव ठाकरे को नुकसान कर दिया। उद्धव ठाकरे कह रहे थे भाई सुपारी लेके आया था क्या? मैं तो एक संजय राउत से परेशान था, दूसरा भी आ गया बयान देने। तो ये बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जीते हारे, सीटें कम हो ज्यादा हो, सुबह सुबह बयान जरूर देंगे। पंकज सर, अब यही है, बीएमसी चुनाव से एक संकेत भी मैं फ्यूचर के तौर पर देख रहा हूं। आप ये समझाना, मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। दरअसल बिहार चुनाव को देखें तो वहां एक तरीके से देखें कांग्रेस का सुपड़ा साफ, और तेजस्वी को भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पता चल चुका है। बीजेपी ने एक तरफा लहर में सबको बहा दिया, लेकिन वहां पर कांग्रेस की क्या हालत हुई, एक वक्त में जो देश में राज करती थी वहां पर कितनी नीचे गिर गई। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं, बीएमसी की बात करूं, तो एक दौर था यहां पर राज ठाकरे कुर्सी पर बैठ के ऐलान करते थे, उस तरफ से फैसले होते थे। आपके बाला साहब ठाकरे किंग मेकर थे, वो सरकार बनाते थे, सरकार गिराते थे। हमने देखा है, हमने इतिहास को पढ़ा है, बाला साहब ठाकरे क्या करते थे। उनके आज क्या हालत हो गई? बाला साहब ठाकरे की विचारधारा क्या थी, लोग उनके साथ उस विचारधारा के साथ जुड़ते थे, वो सरकारों को बनाते गिराते थे। हमने देखा है प्रधानमंत्रियों को उनके घर पर जाते हुए। लेकिन आज क्या हो चुका है, जैसे ही विचारधारा बदली, पूरी तस्वीर बदल गई है। आज आप देखिए, जिस शिवसेना की एक ताकत हुआ करती थी महाराष्ट्र में, मुंबई की अगर मैं बात करूं, वो ताकत आज एक तरीके से खत्म होती नजर आ रही है। मतलब आप यही कह रहे हैं ना कि कमी कहां रह गई, उद्धव ठाकरे कहां चूक गए? विचारधारा का बदलाव है। पंकज सर कैसे देख रहे हैं आप इसको, समझाइए थोड़ा। नहीं, मुंबई की जनता जानती है इस बात को। उनको पता है कि बाला साहब ठाकरे की विचारधारा क्या थी, बाला साहब ठाकरे का स्टाइल क्या था, और उनके शिव सैनिक कौन है। हम भी तो मुंबई में रहे हैं। शिव सैनिक जो है उनसे जाके मिलिए, वो
गर्व से कहते थे अयोध्या आंदोलन को लेकर बात, या फिर जो हिंदुत्व को लेकर बात। अब जब आप 180 डिग्री टर्न अप कर जाइएगा सीधे कांग्रेस की तरफ, आप ये कहने लगेगा कि सुबह से लेकर शाम तक जो उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं और ये बुर्के वाली बनेगी मेयर, वो शिवसैनिक क्या करे, कार्यकर्ता क्या करे? आपकी मजबूरी हो सकती है कि बीजेपी से आपको नफरत हो गया होगा, आपको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। इन बीजेपी से क्यों नाराज थे? क्योंकि इनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया। तो वो उद्धव की समस्या है, वो महाराष्ट्र की समस्या नहीं है। बिल्कुल। महाराष्ट्र की जनता ने तो वोट दिया था, 84 आपको दिया था, 82 दिया था बीजेपी को, ये बीएमसी में, ताकि दोनों मिलजुल कर सरकार चलाएं। लेकिन आप कहिए कि मुझे चूंकि विधानसभा में मुख्यमंत्री नहीं बनाया इसलिए मैं अब बिल्कुल पलट जाऊंगा। आज को अगर राहुल गांधी को कोई प्रधानमंत्री नहीं बना रहा और वो पाकिस्तान की तरफ जाकर मिल जाए तो बताइए इस देश की जनता का क्या रिएक्शन होगा? जो दो सीटों पर बढ़त बना रही है नहीं टीएमसी में कांग्रेस, शायद ये जीरो दिखाई देंगी, कांग्रेस कहीं नजर नहीं आएगी। देखिए बड़ी ये तस्वीर बदलती दिख रही है। कांग्रेस अभी तक 3 सीटों पर थी, अब नीचे पायदान पर बढ़ रही है, वो 2 सीटों पर आ गई है। पंकज जी, कांग्रेस के बारे में क्या करना है, इनको तो आदर्श के साथ मुकाबला है, आदर्श ज्यादा कि कांग्रेस ज्यादा। देखिएगा अंत में दोनों में से कौन ज्यादा, बिल्कुल सेम टू सेम होगा। बिहार में वही हाल है, विधानसभा में वही हाल, जाके हरियाणा में वही हाल, आप देखते जाइए ना। सिर्फ अगर एक जगह मान लिया कि हो गया तो आपको पता चल गया कि कर्नाटक में बेईमानी हुआ है, तो आप हरियाणा में चौकन्ना रहना चाहिए था, महाराष्ट्र में चौकन्ना रहना चाहिए था। महाराष्ट्र में तो हर बार नहीं चौकन्ना क्या रहते, अब बस बयान देके आगे कर दिया होगा संजय राउत ने फोन के, भाई नतीजे ऐसे आ रहे हैं, देख लो क्या करें। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कह रहा हूं, इनको सबसे बड़ी बात ये मजेदार चीज क्या है पता है? जब चुनाव हो जाते हैं ना तो उस वक्त नहीं बोलते, ये प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं 48 दिन बाद, क्योंकि 48 दिन सीसीटीवी फुटेज रखने का भी प्रावधान है कि चुनाव आयोग अपने पास रखता है। उनको पता है कि अभी चुनाव आयोग के पास सीसीटीवी फुटेज है, मैं बेईमानी की बात करूंगा तो वो दिखा देगा। जब 48 दिनों के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है तो तब ये एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ब्राजीलियन तो कंबोडियन तो युगोस्लावियन, इस तरह का मॉडल ऑर्डर का बढ़िया बढ़िया लाते हैं, और फिर वो पोथा लेके आते हैं, बहुत सारा कागज, उसमें क्या है आज तक किसी ने नहीं देखा, और एक लाल किताब, कहते हैं अब मैं क्रांति करूंगा इस देश में, और अंग्रेजी में भाषण देते हैं। बताइए बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा है और लगे फॉरेनर एक्सेंट में इंग्लिश बोलने, सब बिहार का जनता देख रहे हैं कि चाहता क्या है। हाँ, वो विदेशों में तो मंच साझा चाहते हैं, जब यहाँ मंच नहीं मिलता तो विदेशों में जाकर तो मंच साझा करते हैं ना, तो इसी वजह से यहाँ बोलेंगे तो वहां आवाज तो जाएगी। एग्जैक्टली, हिंदी में बोलेंगे तो सरोज अंकल नहीं समझ सकेंगे, तो अंग्रेजी में बोल के उनको समझाना है। यहाँ की जनता का तो जान ही रहे कि हमको नहीं दे रहा है वोट, उनको तो कोई इस बार में कोई डाउट ही नहीं है। अब देखिए कांग्रेस में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब धीरे धीरे प्रियंका गांधी की डिमांड करने लगे। कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट जो बिहार के हैं उनसे जाके, मैंने गया में एक जगह है मुफस्सिल, एक विधानसभा सीट है वजीरगंज में आता है, वहां कांग्रेस के बूथ लेवल से मैंने पूछा कि वोट चोरी हुई है, तो बोलते जाइए भैया वो पगला है। बूथ एजेंट जाना कि पगला है तो फिर छोड़ देना है, अब किसके बारे में बात करें? सर इस बात को देश के लोग जानते हैं कि वो क्या किस तरीके के नैरेटिव करते हैं। अब देश के लोग तो समझ ही रहे और वो बार बार बता भी रहे। देखिए स्टिक नहीं कर रहा है ये मुद्दा, कुछ अलग लेके आए। देखिए देश में मुद्दों की कमी नहीं है, मैं तो चाहता हूं कि कांग्रेस सड़कों पे लड़ाई लड़े, आम जनता के मुद्दे उठाए, लेकिन ये मुद्दा भी इनका अजीब सा रहता है, पेगासस तो कौन सा अमेरिकन सॉफ्टवेयर, तो राफेल, तो वोट चोरी। यहाँ के लोग बोलते हैं यार रोज मेरे घर में पानी नहीं आ रहा हूं, वो परेशानी है, मेरे घर की सड़क खराब है वो परेशानी है, महंगाई की परेशानी है, तो ये सब बोली नहीं, और पेगासस बोला ये किस चिड़िया का नाम है? तो इनका मुद्दा भी थोड़ा विदेशी टाइप का रहता है। तो उद्धव ठाकरे का तो मुद्दा देसी था ना, राज ठाकरे का तो मुद्दा देसी था ना, उन्हें क्यों जनता ने सजा देती? नहीं, उनको तो इसलिए सजा दी थी क्योंकि जिस बिना पे पार्टी बनी थी और जिस बिना पे पार्टी सर्वाइव की, उस आधार को ही छोड़ दिया। मान लिया कि शबनम सैफी आज एक पत्रकार है, इसका मूल काम है पत्रकारिता करना, कल को शबनम सैफी यहां से जाके बनियागिरी कर ले, कोई दुकान खोल के बैठ जाए, तो ये पहचान खो जाएगी कि नहीं पत्रकारिता वाली? बिल्कुल, एक पहचान होती है हर पत्रकार की और हर पार्टी की। इनकी शिवसेना की पहचान शिवाजी महाराज, उसी के नाम पे शिवसेना पड़ा। अब शिवाजी महाराज की आइडियोलॉजी को छोड़ के अब चले गए उधर कांग्रेस के साथ, तो बढ़िया है। जनता का क्या है, जनता के पास ऑप्शन है, दे दिया अपना वोट। लेकिन अब तो अकेले लड़ रहे थे, देते रहिए पूरे देश को। शरद पवार भी साथ नहीं थे, तो साथ नहीं थे तो कहां मुद्दा उठाया फिर अपना वाला?
अभी जब उसने बताया था वो AIMIM वाले ने कि बुरके वाली मेयर बनेगी, तो तुरंत उद्धव ठाकरे बोलना चाहिए था कि नहीं, मराठी मानुस बनेगा। तो बोले हैं ऐसा बोल रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं। सर ऐसे यही थोड़ी तो राजनीति प्रॉब्लम होती है, आप अपने आप को मराठी बोलते हैं, मराठी मानुस की बात करते हैं और बुरके वाली पीएम का सपोर्ट करते हैं, दोनों तो एक साथ नहीं चलेंगे। मराठी इंसान के अंदर का खून तो अभी भी खोलता है शिवाजी के लिए, वो कैसे एक्सेप्ट कर लेगा कि बुरके वाली को पीएम बनाएंगे? परेशानी तो यही है ना सर। बिल्कुल, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि देखिए, कोई भी कोर आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ना चाहिए। हर पार्टी की अपनी पहचान होती है और हर आदमी का एक अपना स्टाइल होता है। अगर कितना भी कोई देवानंद का नकल कर ले, वो देवानंद नहीं हो सकता, वो पायरेटेड ही कहलाएगा। बिल्कुल। शिवसेना कितनी भी सेकुलर बनने की कोशिश कर ले, वो AIMIM या कांग्रेस नहीं हो सकती, नहीं बन पाएगी क्योंकि तासीर नहीं है उस पार्टी की वैसी। तो उसमें यही होगा कि दुविधा में दो गए, माया मिली न राम। एक पुरानी कहावत है सर, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। मतलब इधर उधर जाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी भी पहचान खो गई। जो अपनी एक पहचान हुआ करती थी शिवसेना की, जिसके सहारे लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, ना तो वो पहचान रही और ना दूसरा बन पाए। तो मतलब खत्म हो गई ना एक तरीके से, विचारधारा ही खत्म हो चुकी है। बिल्कुल, तो इसलिए कारण कि वो कहीं में नहीं है। हर किसी को पता है कि ये पर्सनल ईगो के चलते गया उधर। हर किसी को पता है कि इसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया इसलिए गया। हर किसी को पता है कि आदित्य ठाकरे की राजनीतिक वारिस बनाना है, उसको आगे बढ़ाना है, इसलिए ये काम कर रहा है। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे इसलिए मिले हैं क्योंकि दोनों को अपने अपने बेटे की चिंता है। एक अमित ठाकरे को नेता बनाना चाहते हैं, एक आदित्य ठाकरे को नेता बनाना चाहते हैं। जनता कहां है इस पूरे नैरेटिव में? 4 साल तक बैठे रहोगे, जब चुनाव आएगा तो मराठी मानुस जागा हो। ठाणे का जिक्र कर लेते हैं। ठाणे में बीजेपी बहुत अच्छी बढ़त बना रही है। रुझान जो आ रहे हैं, बीजेपी वहां मतलब सारी सीटों पर लग रहा है कि जीत हासिल कर लेगी, क्योंकि एनसीपी जो शरद पवार वाली थी वो आगे चल रही थी, वो सिमटकर 6 सीटों पर ही रह गई है। तो ठाणे में बहुत अच्छा कमाल बीजेपी ने कर दिखाया। ठाणे नहीं, ठाणे नहीं, पुणे की बात कर रहे हैं। ठाणे में एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच मुकाबला है। राष्ट्रवादी और बना रही है बीजेपी बढ़त। आप पिंपरी चिंचवड़ की बात कर रहे हैं या पुणे की बात कर रहे हैं? ठाणे तो स्ट्रांग होल्ड है एकनाथ शिंदे का और बीजेपी का, इन्हीं के बीच में मुकाबला है। एक बार फिर से देख ले, मैं हर जगह का अपडेट आपको बता देता हूं। मुंबई का 145 सीटों के रुझान है, जिसमें 73 शिवसेना ये एकनाथ शिंदे और बीजेपी वाली है, 57 है उबाठा, 9 कांग्रेस राष्ट्रवादी, एक वो सब है। उसके बाद पुणे की बात करें तो 61 सीटों के रुझान आ गए हैं। 40 पे बीजेपी है, 15 पे राष्ट्रवादी, दोनों राष्ट्रवादी चाचा भतीजा मिला के 50। अब पिंपरी चिंचवड़ में 32 के आए हैं रुझान, 15 भाजपा, 14 दोनों राष्ट्रवादी मिला के। संभाजी नगर में मुकाबला शिवसेना, राष्ट्रवादी, AIMIM, ये सब वहां खिचड़ी है। 7 AIMIM और 10 बीजेपी, यही दोनों फर्स्ट सेकंड है, बाकी सबका कुछ। तो मान लिया जाए महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी। 29 में से अब तक जो 23 नगर निगमों के रिजल्ट है, उसमें तो भाजपा प्लस यानी बीजेपी प्लस आगे दिख रही है। बाकी इक्का दुक्का जगहों पे अलग अलग पार्टी है। एक जगह पे कांग्रेस भी है, एक जगह पे AIMIM भी आगे दिख रही है, और मालेगांव में एक कोई इस्लाम पार्टी है, इस्लामिक पार्टी, वो आगे है, और बाकी तो राष्ट्रवादी कहीं नहीं आगे दिख रही है। तो यही है अभी तक रुझान, यही है कि एकनाथ शिंदे और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं दर्शकों को। बीएमसी चुनाव में 128 सीटों के रुझान अभी तक आ चुके हैं और 68 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। रुझानों में बीजेपी को बम्पर बढ़त यहां दिखाई दे रही है। यूबीटी शिवसेना की अगर बात करें तो 42 सीटों पर बढ़त है, कांग्रेस 11 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं अन्य 6 सीटों पर यानी कि शरद पवार तो कहीं भी मुकाबले में नजर नहीं आ रहे हैं। तो 128 सीटों के रुझान अभी तक आ गए हैं। 68 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती दिख रही है। रुझानों में बीजेपी को बम्पर बढ़त दिखाई दे रही है और शिवसेना यूबीटी तो बहुत पीछे हो गई है। पंकज जी, जो साख की लड़ाई थी वो डूबती नजर आ रही है। उद्धव और राज ठाकरे को लग रहा था कुछ कमाल कर पाएंगे, दोनों की जोड़ी इस बार बीएमसी में, दोनों भाई जो है अपना मेयर बनाएंगे। यहां तो मेयर छोड़िए, सीटें ही नहीं बचा पा रहे। जो सीटें पहले कब्जे में थी वो भी हाथ से निकल रही हैं। नहीं, बहुत आगे पीछे नहीं है। अभी भी मैं बोलूंगा कि चीजें पलट सकती है। अभी 11:20 हुआ है। हाँ। अभी मैं इंतजार करूंगा 1 बजे का, कम से कम 1 डेढ़ बजे तक का इंतजार कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें पलट जाती है बाद में।
और बहुत ज्यादा का फासला नहीं है। अभी आपने जो बताया उसके अनुसार जो मैं देख रहा हूं कि 57 भाजपा और यूबीटी 51, ये अगर मैं पार्टी वाइज करूं तो ऐसे तो 77 और 58 ये दिख रहे हैं। 77-58 में बहुत ज्यादा फासला है नहीं, लेकिन अगर ब्रेक करें इसको कि किसको कितना मिल रहा है, तो 57 बीजेपी, 51 उद्धव ठाकरे, फिर एकनाथ शिंदे 20 और 7 मन से। लेकिन नंबर तो 1 पर तो बीजेपी चल रही है अभी। हाँ, नंबर 1 पे तो है, ऊपर नीचे होती है, इतना ज्यादा फासला नहीं होता है कि 20 या 30 सीटों से ऊपर नीचे होंगे। 1-2 सीटें का तो वो होता है अंतर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे 1 से 1:30 बजे तक का इंतजार है, उसके बाद चीजें स्पष्ट हो जाएगी। अभी तो देखिए 10 बजे से गिनती शुरू हुई और 11:20 हुआ है, महज मतलब 1 घंटा 20 मिनट की गिनती हुई है। अब 1 घंटा 20 मिनट की गिनती में जो रुझान आए होंगे वो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, इतना ही हुआ होगा। जहां पे 17 से 21 राउंड की गिनती होनी है, वहां 4-5 राउंड की गिनती के आधार पे हमें कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए फिलहाल, मैं तो ये मानता हूं। तो थोड़ा इंतजार, हाँ ये कह सकते हैं कि स्पष्ट तौर पे पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो एक तरफा रुझान दिख रहा है, रुझान एक तरफा दिख रहा है। बीएमसी की बात करें तो मेरे हिसाब से कांटे की टक्कर है, 77 बीजेपी प्लस और 57 उबाठा प्लस, या जो बोले कि ठाकरे बंधु। अच्छा ये तो बताइए कि अगर बीएमसी में उद्धव ठाकरे का मेयर नहीं बनता है, चुनाव हार जाते हैं, तो अब उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? ना विधानसभा चुनाव रहा, ना बीएमसी चुनाव रहा, किसी में भी सारे मुकाबलों में पिछड़ रहा है। करना क्या है? चुनाव के दिन अगले दिन तक बेईमानी का आरोप लगाएंगे, उसके बाद घर बैठेंगे। तो राहुल गांधी पार्ट 2 बनेंगे क्या? नहीं, राहुल गांधी पार्ट 2 मैं किसी के बारे में क्यों बताऊं, किसी व्यक्तिगत, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि उद्धव ठाकरे एक क्षण के लिए बैठेंगे और उन्हें पता, अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो कहां गलती कर रहे हैं, या फिर शिवसेना को बिल्कुल बदल डालेंगे। बाला साहब ठाकरे की कोई लीगेसी नहीं। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। 128 सीटों के रुझान आ गए हैं, 68 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो बीजेपी यहां रुझानों में बम्पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। यूबीटी, शिवसेना यूबीटी की अगर बात करें तो 42 सीटों पर बढ़त, कांग्रेस 11 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है बीएमसी चुनाव से जुड़ी। अन्य जो है वो 6 सीटों पर आगे अन्य चल रहे हैं। वहीं बीएमसी चुनाव में 128 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 68 पर बीजेपी जो है वो आगे चल रही है। तो मुकाबला आपने कहा टक्कर का नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जो सोच रहे थे, बीजेपी को जैसे चुनौती देते हर मंच पर नजर आ रहे थे, कहीं ना कहीं वो चुनौती फेल हो गई है। जनता क्यों छिटक गई उद्धव ठाकरे? सिर्फ मराठी मानुष वाला मुद्दा ही नहीं था, सिर्फ हिंदुत्व वाला मुद्दा ही नहीं था, और तमाम मुद्दे भी थे। क्योंकि हमारे जब रिपोर्टर मुंबई में उतरे तो जनता से बातचीत की, तो जनता का सिर्फ एक ही कहना था कि अभी तक हमने वो विकास नहीं देखा जो अब देखने को मिल रहा है। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और ये जो उनके नेता थे सिर्फ बात बनाकर निकल जाते थे, काम अब हो रहा है। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि लोगों को दिख नहीं रहा है कि सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कहां बन रहा है भारत के किस शहर में। लोगों को दिख नहीं रहा है कि अटल सेतु ब्रिज कहां बना, या बुलेट ट्रेन कहां चल रही है, मेट्रो का कहां नया नया लाइन बन रहा है, नई सड़कें। आप सोचिए कि जिन जगहों पे जाने में 4 घंटे 5 घंटे लगते थे वो 1.5 घंटे में पहुंच रहे हैं। और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बन रहा है। मैं लिस्ट गिनाना शुरू करूं तो सिर्फ मुंबई में इतने इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं जो शायद आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं बने। और पूरे देश में आज जितना इंफ्रास्ट्रक्चर में काम मुंबई में हो रहा है, पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा है, देश के किसी शहर में नहीं हो रहा है। तो जो आंखों देखी बात है उसे तो लोग समझ रहे हैं कि कौन मेरी सेवा कर रहा है और कौन आपस में नफरत के बीज बो रहा है। आपको लगता है कि मुंबई के लोग बेवकूफ है, वो नहीं समझ रहे इस बात को? हाँ, जाति पाति, भाषा, धर्म, प्रांत, ये सब चलता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं चलता, लेकिन एक लिमिट तक ही चलता है। आप 5%, 10%, 20% लोगों को गुमराह कर सकते हो कि इस भाषा चलेगी तो वो भाषा नहीं चलेगी, इसको मारना है तो इसका हाथ उखाड़ना है तो इसको पीटना है, लेकिन वो सिर्फ 10-20% लोग ही से इन्फ्लुएंस होगा। जो मेजोरिटी जनता होती है ना, वो अंत में सेवा पे ही वोट देती है कि आपने किसके लिए क्या काम किया। और ये हर जगह है। अगर मुंबई की मैं हालात बताऊं, क्योंकि हम भी वहां गए हैं, मैंने देखा है वहां के हालात को, तो मैंने एक चीज वहां पर देखी जो बहुत बेहतर मुझे नजर आई कि मुंबई के लोग हिंदू मुस्लिम में बढ़ते नहीं हैं। मुंबई के लोग नहीं सोचते हिंदू मुसलमान, वहां पे लोग एक साथ रहते हैं। वहां के लोग